बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बुक की बुक में से जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है फेडरल बोर्ड की, उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच ए इक्वल टू 3b। जो ए है वो किसके बराबर है जी? 3b के बराबर है। तो एक वेक्टर की आपने क्या लेनी है? मैग्नीट्यूड लेनी है, और 3b वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड लेनी है, ये दोनों इक्वल हो। वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस 3 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू के यूनिट वेक्टर। इसी तरह जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है जी? आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 इंटू जे यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर के बराबर है। यानी कि ए वेक्टर भी गिवन है क्वेश्चन में, और बी वेक्टर भी गिवन है, और साथ ये कंडीशन गिवन है कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये बराबर है 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। तो फिर वो कह रहे हैं कि आपने जो लैम्डा की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो ए वेक्टर गिवन है इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है कि जो आई का कोफिशिएंट है, इधर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 1 का स्केयर लेंगे। जे का कोफिशिएंट है -3, तो -3 का हम क्या ले लेंगे? स्केयर ले लेंगे। और के जो यूनिट वेक्टर है उसके शुरू में क्या लिखा हुआ? लैम्डा, लैम्डा का स्केयर लेंगे। फिर इसके दरमियान में ना ये प्लस लिख लिया जाता है, तो 1 का स्केयर 1 होता है, -3 का स्केयर 9 होता है, क्योंकि ये माइनस ना खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर पावर इवन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस खत्म हो जाता है। वैसे भी -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -3 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 9, तो इस तरह ये 9 आता है और लैम्डा स्केयर आ गया। तो ये 1 और 9 ये 10 हो गया। लैम्डा स्केयर प्लस 10 लिख लें या 10 प्लस लैम्डा स्केयर लिख लें, तो ये हमारे पास ना ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हमने ना 3b वेक्टर पहले मालूम करना है। ये जो बी वेक्टर है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तमाम टर्म्स को, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, 3 का स्केयर लेंगे, 6 का स्केयर लेंगे और -3 का स्केयर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्केयर 9, 6 का स्केयर 36 और -3 का स्केयर +9। फिर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 54 बन जाएगा इसका स्केयर रूट। अब ये क्वेश्चन में ना कंडीशन गिवन थी कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। तो एक साइड पर ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखेंगे और ये 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड इधर लिख देंगे। अब दोनों साइडों पर ना स्केयर है, तो दोनों साइडों पर जब हम स्केयरिंग करेंगे इस तरीके से तो स्केयर और स्केयर रूट ना कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाने। तो लैम्डा स्केयर +10 इक्वल टू 54 आ जाएगा। अब ये जो +10 है इधर आके क्या हो जाएगा? -10। 54 में से 10 निकालें तो 44 आ जाता है, तो लैम्डा बराबर आ गया 44 के। इसके ऊपर स्केयर रूट है, अब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी +-44। अब जो 44 होता है ना इसको हम लिख सकते हैं +-2 इंटू 11। वो किस तरीके से? ये जो होता है ना 44, इसको यूं लिखा जाता है 4 × 11। जो 4 होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि स्केयर रूट अलग-अलग लिखते हैं, 4 का स्केयर रूट चेंज हो जाएगा 2 के अंदर और साथ स्केयर रूट 11 आ जाएगा। तो ये इस तरह ना इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और कह रहे हैं ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होती है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। ये किस वक्त होती है? जब ए और बी वेक्टर क्या हो? बराबर हो। यानी कि ये चीज हमने ना प्रूव करनी है, या इसको प्रूव कर लें या इस चीज को प्रूव कर लें। तो हम इस चीज को पहले प्रूव करते हैं। ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली है, कितना आ गया जी? स्केयर रूट 13 आ गया। फिर हमने क्या लिखा जी? बी वेक्टर लिखा, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली तो वो कितना आ गया? स्केयर रूट 13 आ गया। तो अब ये हमें पता है कि दोनों का आंसर सेम आया, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये बराबर होगी बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। अब जो उन्होंने दूसरी बात कही थी ना, या ये चीज बराबर होगी या ये चीज बराबर होगी, ये तो हो गया जी, ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। अब ये चीज जो है ना, ये क्या इक्वल है या नहीं? तो ये कुछ और लिखा हुआ है, इधर कुछ और लिखा हुआ है। ये 2 आई है, ये -3 आई है, ये तो इक्वल ही नहीं है। ये 3j है, ये +2j है, ये तो इक्वल नहीं है। तो फिर हम कहेंगे इस चीज से ये क्लियर है कि अगर हम वो क्वेश्चन के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखें, सिंस द क्रॉसपॉन्डिंग, जो क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो ए और बी आर नॉट सेम, वो सेम नहीं है। यानी कि आई और जे के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि क्या ये इक्वल है? तो जो ये चीज है ना, ये तो इक्वल होती है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये तो इक्वल है। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, तो ये इस तरह हम बता देंगे ये चीज इक्वल नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7। सर जी जी। सर इसके फर्स्ट पार्ट में जो 3b था उसका 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा ये वाला फर्स्ट पार्ट के। फर्स्ट पार्ट वाला कौन सा 3? ये वाला, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था। ये देखें, ये इस जगह पर ना इसको पहले मल्टीप्लाई किया। ये बी लिख के ना, और बी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। ये 3 शुरू में लिख दिया और साथ क्या? बी वेक्टर। तो ये 3 शुरू में आ गया और ये क्या है? बी वेक्टर की वैल्यू है। अब 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू आई हो जाएगा। 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 जे हो जाएगा। 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3 के हो जाएगा। अब हमने क्या किया? 3 बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली। तो ये वाला 3 इधर, ये 6 इधर, ये -3 इधर, फिर इनके स्केयर लेकर ऐड किया। तो ये हमारे पास 54 आ गए। फिर इन दोनों को हमने इक्वल लिख के ना फिर सॉल्व किया। हाँ जी, यही बात पूछ रही थी या कोई और जी। क्वेश्चन था? तो ये इधर हमने किया। तो बस ये साथ छोटा सा लिखा हुआ था, ये नजर नहीं आया होगा। अच्छा, अब ये हम जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे होते हैं जिनकी स्टेटमेंट छोटी होती है, ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। उसकी वजह ये होती है, तो ये ना जगह कम घेरते हैं, और एक पेज के ऊपर ना काफी ज्यादा इसके साथ के ना क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। तो छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना, उनके आने का चांस ज्यादा होता है। तो इनको आपने अच्छी तरह समझ लेना। अब वो कह रहे हैं इफ ए वेक्टर जो कि इसके बराबर है, और इसी तरह जो बी वेक्टर है वो इस चीज के बराबर है, देन फाइंड। फिर आपने ये मालूम करना, अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ऐसा एक वेक्टर मालूम करें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और इस डायरेक्शन में हो, और उसकी डायरेक्शन ये हो। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको फाइंड कर लेंगे। इसको आप नाम दे लें, किसी भी एक वेक्टर का नाम दे लें। हम कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर ये वी वेक्टर के बराबर है। यानी कि वी वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड -2 इंटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इसकी अगर हमने डायरेक्शन निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे? वी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। जो वी यूनिट वेक्टर होगा ना, वो बराबर होगा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इस तरह इसको लिख लें, या यूं लिख लें कि वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? जी, वी वेक्टर किसके बराबर है? a-2b के। और नीचे हम क्या लिखेंगे? a-2b वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये इस जगह पर लिखा जाएगा। अब आपने जो मैग्नीट्यूड लिखनी है वो उन्होंने बताई हुई है 5 है, तो इसके शुरू में भी 5 लिख देंगे, और इसके शुरू में भी क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो हमारा ये ना रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। जो हमारा ये रिक्वायर्ड वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और वो किसके डायरेक्शन में होगा? वी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। और वी वेक्टर किसके बराबर है? इस चीज के बराबर है। तो ये हमने ना काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a-2b को मालूम करेंगे। ये हमने a की वैल्यू लिखी, फिर -2 ये b की वैल्यू लिखी। तो ये हमारे पास ना a-2b वेक्टर बन गया। फिर इसकी हमने ना ये मैग्नीट्यूड ले लिया। तो ये कितनी बन जाएगी जी? 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना आ गया जी? 81। तो ये बन गया जी 90 का स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये चीज ऊपर लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे। फिर इसको हमने ना 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस जगह पर ना सॉल्व हुआ होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये हमने ऊपर वेक्टर लिखा, नीचे हमने उसी वेक्टर की क्या की? मैग्नीट्यूड ले ली। तो ये हमारे पास चीज आ गई। अब इसको हमने क्या करना? 5 से मल्टीप्लाई करना। नाउ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ऊपर आंसर आया, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ने 0 से मल्टीप्लाई होना, 0 आ जाना। 5 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, 5 आ जाना। 5 ने 3 से मल्टीप्लाई होना, 15 आ जाना। तो ये हमारे पास ने इसका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हमने किया ना, ये भी और इससे अगला भी। अब इसके अंदर कह रहे हैं अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7। अब उन्होंने ये मैग्नीट्यूड दे दिया 3/7, और ओपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन के ओपोजिट। तो ओपोजिट होगा ना, तो इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास वेक्टर लिखा होगा ना,
इस वेक्टर को आपने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो इसकी मैग्नीट्यूड है ना, इसके साथ इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे, 3a - b वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। अगर ये ऑपोजिट का जिक्र ना होता ना, तो फिर ये हमने इधर माइनस नहीं लगाना था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आया। ये हमने साथ क्या लिखी, मैग्नीट्यूड लिखी। और ये हमने क्या किया, जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमने लिख ली, ये जो हमारे पास वेक्टर है उसकी डायरेक्शन। तो ये हम लिखेंगे, सबसे पहले इससे फाइंड करेंगे। ये 3 लिखा, फिर ए, फिर प्लस बी, ये 3, ये ए की वैल्यू, ये प्लस बी की वैल्यू। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3a+b का। फिर हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इधर और इधर ये लाइन सीधी की, 7 का स्केयर -12 का स्केयर 8 का स्केयर, तो ये 257 का स्केयर रूट आ जाएगा। अब ये हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर किस तरह निकलता है, ऊपर वेक्टर लिखते हैं, नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं। इधर हमारे पास वेक्टर इस चीज के बराबर है 3a+b के, तो ये 3a+b की मैग्नीट्यूड ले ली, ये ऊपर लिखा, ये नीचे लिखा। फिर ये 257 को इसके नीचे भी डिवाइड किया, इसके नीचे भी डिवाइड किया, इसके नीचे भी डिवाइड किया, तमाम टर्म्स के नीचे ना इनको हमने डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास ने इसका आंसर आया। ये अभी हमने यूनिट वेक्टर निकाला है, ये क्या निकला जी, यूनिट वेक्टर हमने मालूम किया। अब जो हमारे पास जो वेक्टर जो हमने मालूम करना, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी लेनी है, 3/7, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये वाला माइनस आएगा, और ये जो मैग्नीट्यूड है इस जगह पर हम लिख लेंगे 3/7, और ये जो ऊपर यूनिट वेक्टर है ये आगे लिखेंगे। तो अब ये 7 और ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला 7 इधर भी आएगा और इस जगह पर भी आएगा, और ये 3 ने जब 8 से मल्टीप्लाई होना है 24, 3 ने 12 से मल्टीप्लाई होना है तो 36। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में तो नहीं कोई बात पूछनी है, अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपने ना यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं, जो वेक्टर है उसको ऊपर लिखते हैं और फिर उस वेक्टर की क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये सारी चीज किसके बराबर होती है, यूनिट वेक्टर के। अब यहाँ पर मैंने v लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ, 3a+b, तो इधर हम क्या लिख देंगे, 3a+b, और फिर हमने नीचे 3a+b की मैग्नीट्यूड लेनी है, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और साथ हमने इधर ना मैग्नीट्यूड लिखनी होती है, तो मैग्नीट्यूड उन्होंने बताई हुई है 3/7, और साथ ही ऑपोजिट डायरेक्शन का जिक्र है तो इधर हम माइनस लिख देंगे। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ना, इसने सॉल्व हो जाना है। हाँ जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है। नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसे समझते हैं। वो कह रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, जो ए और बी के ना पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, यानी कि ये ए का पोजीशन वेक्टर है, बी का ये वाला पोजीशन वेक्टर है। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि मसलन ये आपके पास ना ए पॉइंट है और ये क्या है जी, बी पॉइंट है। तो ये जीरो है, कोई ओरिजिन है। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये ओ ए के जो बराबर है वो इस चीज के बराबर है, ये इन्होंने बताया, i-2j+k के बराबर है। जो बी पॉइंट है ना, उसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, ये इस चीज के बराबर है। अब वो कहते हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, एक पी ना पॉइंट है, उसका आपने पोजीशन वेक्टर मालूम करना है। यानी कि ये जो ओ पी है, ओ पी को उन्होंने ना आर यूनिट वेक्टर का नाम दिया हुआ है। तो आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट पी का। तो ये जो पी पॉइंट है ना, ये क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो ए बी वाली लाइन सेगमेंट है, इसको वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3, यानी कि इधर 2 है और इधर क्या है, 3 है। यानी कि ये जो हमारे पास लाइन है ना ए से बी तक, ये ए है ये बी है। तो इसके अगर हम 5 हिस्से करें, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से कितने फासले पर है, 2 के ऊपर है, और यहां से लेकर यहां तक जो फासला है ना वो कितना है, 3 है। तो इधर हम 2 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया। 2:3 इसके अंदर ना ये वाली जो जगह है, ये 2:3 है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि आपने ना जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, उसे मालूम करना है, यानी कि आपने आर वेक्टर जो है ना वो फाइंड करना है।
तो ये जो वेक्टर है ना दरमियान वाला, इसको हमने फाइंड करना है। ओ पी कह लें या इसको आर वेक्टर कह लें। लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये पी का पोजीशन वेक्टर है जो कि आर के बराबर है। डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ज्वाइनिंग ए एंड बी, जो लाइन ए और बी जो है ना, पॉइंट ए और बी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रही है ना, उस लाइन सेगमेंट को ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में। यानी कि इधर दो हिस्से हैं और इधर कितने हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं इंटरनली अंदर से। यानी कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इन दोनों पॉइंटों के अंदर किसी जगह पर है। अब इसके अंदर ना आपने एक फार्मूला याद रखना है। अब आपने पता क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना टू, टू के बिल्कुल साथ इस जगह पर वेक्टर है। ये टू के बिल्कुल, ये दोनों क्या साथ साथ है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, इसी तरह आप इस जगह पर देखें, ये क्या लिखा हुआ है जी, 3। और इधर क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 3 है ना, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ना, ये दरमियान वाला वेक्टर मालूम करने के लिए, और ये इस तरह पॉइंट दिए होंगे, तो 3 को आपने ऑपोजिट साइड पर, जो बिल्कुल इसके साथ जगह टच कर रही है ना, वो वाली नहीं लेनी है। वो साथ वाला जो वेक्टर है ना, वो नहीं लेना है। इस 3 को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने ये जो रेशो थी ना 2:3, इसके साथ डिवाइड करना है। अच्छा, किस तरीके से, ये इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। इसको मैं जरा थोड़ा सा छोटा कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास जो टू था ना, टू को हमने इस चीज से मल्टीप्लाई किया, जो कि मसलन ये वाली जगह टू थी, इसको इस साइड पर जो लिखा हुआ था ना ओ बी, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। और जो इस जगह पर चीज लिखी हुई थी 3, इस 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ओ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जो दरमियान में लिखा होगा ना आर वेक्टर, वो दरमियान में है। तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना था जो इस जगह पर चीज लिखी हुई थी, 2i+3j माइनस के। ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ है 2i+3j माइनस के। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, i-2j+k के साथ। ये देखें, तो ये ऊपर लिखा हुआ है इस जगह पर, 3 को i-2j+k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 इस जगह पर। और नीचे क्या करेंगे, वो जो दोनों रेशो है ना, उनको सम करके लिखना। ठीक है, इसमें ये बात समझने वाली थी जो अभी मैंने आपको बताई है। बाकी काम इसका मुश्किल नहीं है। तो अब इस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है तीनों टर्म्स के साथ, इस 3 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, ये हो जाएगा। अब इसमें जो आई वाली टर्म्स होंगी ना, उनको इकट्ठा मिला के लिख लेंगे। तो इधर अगर हम देखें, जो आई वाली टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, 4 और 3, ये कितना हो जाएगा, 7, 6 और -6, ये 0 हो जाएगा। -2 और +3, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको अब हमने 5 को क्या करना है, तीनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करना है, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इसमें ना ये लिखा हुआ है 0j, इसको लिखने की इधर जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 जब जे के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी खत्म हो जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। फिर पीछे हमारे पास कौन से बचेंगे, 7/5i और +1/5 के, ये वाला हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है ये आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा, अब एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर ना एक्सटर्नली का जिक्र है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया ना, उसके अंदर इंटरनली का जिक्र था, और इसके अंदर क्या है जी, एक्सटर्नली का जिक्र है। तो अब ये किस तरह हम सॉल्व करेंगे, अब ये देखें, यहाँ पर हम कहेंगे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर यानी कि बी पॉइंट है। तो ये हमारे पास है ये वाला पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए का, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर बी का। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हमने बी का, और इसके अंदर नहीं बनाना है, ए बी के अंदर नहीं बनाना है, इसको बाहर बनाना है। क्योंकि ये एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली का मतलब ये बाहर, बाहर वाली साइड पर है। अब आपने ना ये ए से लेकर पी तक जो फासला है, ये है 3, यूं समझें, यहां से लेकर यहां तक 1, ये 2 और ये 3। तो यहां से लेकर यहां तक फासला इसका कितना बन जाएगा जी, एक साइड से 3 बनेगा और एक साइड से 2 बनेगा। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं किस तरह इन्होंने लिखा। लेट पी इज द पोजीशन वेक्टर, पी जो है वो पोजीशन वेक्टर है किसका जी, पॉइंट पी का, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू रेशो 3:2
टू, यानी कि 3:2 के साथ ये ना हो रहा है एक्सटर्नली, बाहर बाहर से। यानी कि अगर ए से पी तक आएंगे तो ये कितना फासला होगा जी, 3 का फासला होगा। और इस जगह पर ना ये लाइन इधर लगाने की बजाय ना ये बाहर आएगी, इस जगह पर लाइन आएगी इस जगह पर। यानी कि ये वाले ना थोड़ी सी डायग्राम सही बनी नहीं हुई है। इसको इस तरह करके बनाना चाहिए था कि ये वाला एक पॉइंट आ गया, ये दूसरा आ गया, और इस जगह पर कितना आ गया, तीसरा आ गया। और इसको इधर मिला लेते हैं तो ये वाला पॉइंट पी आ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा बी, और ये वाला आ जाएगा ए। अब अगर इसको हम देखें ना, ए से पी का फासला, ए से पी का अगर हम फासला देखें तो कितना बनता है, 1 2 3। ए पी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और अगर हम बी पी मालूम करें, बी से पी का फासला, तो वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। वो किस तरह, यहां से अगर हम देखें ये 1 और ये कितना है, 2 है। तो ये जरा डायग्राम जरा ठीक नहीं बनी हुई है, ये वाला फासला उन्होंने ज्यादा बना दिया और ये वाला फासला कम बना दिया। तो होना क्या चाहिए था कि ये वाली थोड़ी सी लाइन ना ऊपर करके लगाते, जिस तरह ये मैंने बनाया ना, इस तरह करके इसकी ना डायग्राम बनेंगी। अच्छा, अब ये वाली जगह तो बन गई जी, ए और बी के दरमियान फासला 1 है, और ये वाला बी और पी के दरमियान फासला 2 है। ए से पी का फासला कितना है जी, 3 है। तो ये हमने ना इस जगह पर कुछ बात लिख दी है, ए पी और बी पी ये बराबर है 3:2 के बराबर है। हाँ जी, इसकी समझ आ गई ये किस तरह ये पॉइंट बनाए हैं, ये वाले पॉइंट, ये डायग्राम जो बनाई है कि यहां से लेकर यहां तक जो फासला है ना, ए से पी का फासला, ये कितना है, 3 है। ये देखें यहां तक 1, ये 2, ये 3। जो बी से पी का फासला है वो कितना है जी, 2 है। यहां से यहां तक 1 और ये 2, ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है। तो इस तरह ना एक्सटर्नली वाली डायग्राम बनती है। तो अब हमने क्या करना है, आर वेक्टर मालूम करना है। ये वाला जो आर वेक्टर है ना, इसको हमने मालूम करना है। अब ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि यूं समझे ये वाली जगह कितनी है, 2 है, और ये वाली जगह कितनी है, 3 है। तो अब आपने ना 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस टर्म के साथ। और जो 3 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई होगी और ये इधर मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखें 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसके दरमियान में ना माइनस आएगा। जो इंटरनली वाले क्वेश्चन है ना, उसके दरमियान में क्या आता है, प्लस, इसके दरमियान में क्या आता है, माइनस। तो इसको भी हम यूं लिखेंगे 2 - 3, यानी कि ये शुरू में 2 लिखा हुआ है, इधर 3 है, तो ये बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। जो हमने इससे पिछला सवाल किया था ना, उसके अंदर इंटरनली का जिक्र था और दरमियान में क्या आता था, प्लस आता था। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आई वाली टर्म्स है इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, फिर जो जे वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करके लिखेंगे, फिर के वाली टर्म्स को लिख लेंगे। तो नीचे -1 है, तो ये इनके साइन चेंज कर देगा। ये -4i है तो वो +4i हो जाएगा, -13 है तो वो +13 हो जाएगा, +5 है तो वो -5 इंटू के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना आर वेक्टर इस तरीके से इसको मालूम किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो इस तरीके से सॉल्व होना था। क्वेश्चन नंबर 9 में तो नहीं मसला, कोई अगर बात पूछनी है तो बता दे, नहीं तो फिर उससे अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। जी क्वेश्चन नहीं। नंबर, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर कह रहे हैं द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है इसके 3 वर्टिसेस गिवन है। मसलन ए का भी हमें पता है, उसके बाद बी का भी पता है और सी का भी पता है, लेकिन जो डी है ना, इसको हमने मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ए बी और सी वर्टिसेस का मतलब होता है कोने, वर्टिक्स होता है कोने। ये जो 3 कोने हैं ना, इनका हमें पता है। चौथा जो कोना है उसे हमने मालूम करना है। जो चौथा वर्टिक्स है उसको हम ना एक्स वाई का नाम दे लेते हैं। हम कहते हैं जी एक हमारे पास एक्स है और एक हमारे पास वाई है, यानी कि शुरू वाला नंबर जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाई है। इसको हमने ना मालूम करना है। अब अगर हम ये देखें, ये जो ए डी है ये किसके बराबर है, डी सी के भी बराबर है। या यूं कर लेते हैं, नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं। मसलन जो नीचे लिखा हुआ है ना, ए बी, ये वाली जो जगह है ए बी, ए बी किसके बराबर है,
सी डी के बराबर है या डी सी के बराबर है, तो चलो दोनों की डायरेक्शन हम अगर इस तरह बनाएं तो ए सी बराबर होता है जी डी सी के। अब यहां से ना हमारे पास एक ना इक्वेशन बनेगी। इसी तरह हमें पता है जो बी सी है ये वाली साइड, दूसरी साइड, इसको मैं चले दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये जो साइड है बी सी और ए डी ये दोनों बराबर है, इसको हमने इधर लिख लिया। बी सी किसके बराबर है जी, ए डी के बराबर है। अब इसके अंदर ना हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज किस तरह पुट करेंगे, ये लिखा हुआ ना ए बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए। बी माइनस ए इसको लिख लेंगे। तो बी माइनस ए किस तरह लिखा जाएगा, इसमें से ये वाली टर्म को माइनस करेंगे, -1, फिर ये माइनस फार्मूले का है और ये 3, इसके साथ आई लिख लेंगे, फिर लिखेंगे प्लस। तो -3 माइनस माइनस +4, ये माइनस माइनस +4 इंटू जे, ये इस तरह लिखी जाएगी। तो ये हमने क्या लिखा, ए बी, फिर हमने डी सी लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे सी माइनस डी। सी माइनस डी। तो ऊपर इस जगह पर ये बनेगा -6 माइनस एक्स, और फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 - y इंटू जे यूनिट वेक्टर। ये हमने इस तरह ना इनको बना लिया। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे को मूव हो गया। अच्छा अब ये हमारे पास में इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, -4i प्लस 1j और -6 माइनस एक्स इंटू आई, 2 - y इंटू जे। अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे, आई का कोफिशिएंट आई के साथ कंपेयर कर लेंगे और जे का कोफिशिएंट जे के साथ कंपेयर कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 बराबर आ जाएगा 2 - y के, और ये जो -4 है ये बराबर आ जाएगा -6 इंटू माइनस एक्स के। यहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये -6 दूसरी साइड पर आकर +6 हो जाएगा, और ये -4 इस जगह पर है, तो कितना आएगा, +2 बराबर है -x के। अब ये जो माइनस है ना इसको हम दूसरी रकम के साथ लिख सकते हैं, -2 बराबर है x के, ये x की वैल्यू आ गई। तो इस y को इधर ले आते हैं, 1 + y = 2, ये वाला 1 इस साइड पर आकर -1 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1 के। तो जो हमारे पास डी वर्टिक्स था उसकी वैल्यू आ गई -2 और 1, -2 और 1, यहाँ पर एक ब्रैकेट ज्यादा लग गई है, इस तरह करके इसका आंसर आ जाएगा। तो ये -2 और 1 इसका हमने आंसर लिख दिया। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारे पास y लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a b c और d जो है ना ये उन्होंने बताए हमें, और टेकन इन द ऑर्डर ऑफ द वर्टिक्स द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टिक्स हैं और इनका ऑर्डर ये उन्होंने बताया हुआ है। अब हमें पता है ए बी और डी सी ये दोनों बराबर होते हैं, फिर बी सी और ए डी ये भी दोनों बराबर होते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए बी किसके बराबर है, डी सी के। तो ए बी को किस तरह लिखेंगे, बी माइनस ए, डी सी को सी माइनस डी। तो इसमें ना जब हमने बी ए करना है, 4 - 1 ये वाला 1, 4 - 1 और y - 2, इस तरह करके लिखें, पहली टर्म के साथ आई और दूसरे के साथ जे। इसी तरह x - 3 और 6 - 5, तो शुरू वाली टर्म के साथ आई और इधर जे। तो फिर हमने इसको कंपेयर कर लेना, 3 को हम कंपेयर करेंगे x - 3 के साथ और y - 2 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ। तो यहां से हमारे पास ये वाला जो -3 है इसने दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाना है, 3 और 3 6 हो जाता है। इसी तरह ये -2 है, इधर आकर +2 हो जाएगा, 1 और 2 कितना होता है जी, 3 होता है। तो ये y का जवाब आ गया, ये x का जवाब आ गया। यही हमने x और y की जो वैल्यू थी ना वो फाइंड करनी थी। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंसेक्टिवली फॉर्म अ पैरेललोग्राम। कह रहे हैं कि आपके पास ना एक पैरेललोग्राम है जो मिड पॉइंट्स को ना आपस में मिलाने से बनती है। मसलन ये हमारे पास एक डायग्राम थी इस तरह करके, तो इसके जो मिड पॉइंट है, मसलन ये इसका मिड पॉइंट है, इधर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, इस लाइन का ये वाला मिड पॉइंट है और इस लाइन का ये वाला मिड पॉइंट है। वो कहते हैं अगर इन पॉइंट्स को, जो मिड पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मिलाएं तो ये क्या बन जाती है जी, पैरेललोग्राम बन जाती है। तो इस चीज को हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है कि एक हमारे पास क्या है जी, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसकी 4 साइडें हैं, क्वाड का मतलब होता है 4,
ठीक है, चार साइडों वाली एक फिगर है ABCD। अगर हम क्या करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD, यानी कि ये ना पोजीशन वेक्टर उन्होंने दिए हुए हैं। जो ए वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर ये है, बी जो वर्टिक्स है इसका पोजीशन वेक्टर बी है, और सी वर्टिक्स का जो पोजीशन वेक्टर है वो सी वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह जो डी वर्टिक्स है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो डी वेक्टर है। अब हमने ये ना बता दिया जी, ये इस तरीके से ये चीजें हैं, और ऊपर हमने प्रूव क्या करना है कि जो मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की जो मिड पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिलाएं तो पैरेललोग्राम बनती है। ये चीज ना हमने प्रूव करनी है। तो ये हमने ना सबसे पहले इसको ना ये नाम दे लिया। जो ये वाला पॉइंट है ये बी वेक्टर के बराबर है, सी वाला जो पॉइंट है वर्टिक्स है वो सी वेक्टर के बराबर है, डी जो पॉइंट है वो डी वेक्टर के बराबर है, ए इसके बराबर है। अब आपने ना इनके मिड पॉइंट लेने हैं। मसलन ये M1 हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया जी, इसको हम नाम दे देते हैं, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, इसको बेशक M4 का नाम दे लें। तो इसको हमने ना ये मुख्तलिफ नाम दे लिए हैं कि जी M1 M2 M3 M4 आर द मिड पॉइंट ऑफ A B B C C D और D है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर इसको किस तरह लिखेंगे, ये बी वेक्टर है, ये क्या है ए वेक्टर है, तो मिड पॉइंट इसका किस तरह निकलेगा, ए वेक्टर जमा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू, यानी कि दोनों वेक्टर्स को जमा करके टू पे डिवाइड करना है। इसका ये डी वेक्टर होगा और इधर क्या है ए वेक्टर है। अब इसको अगर हम यूं सॉल्व करें, इसका ये मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट का इसका जो फार्मूला बनेगा इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस डी, और इसको टू पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर हमने ये जो सी वेक्टर दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर सी वेक्टर होगा, इन दोनों को जमा करके ना सी वेक्टर जमा डी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू करेंगे, इधर बी वेक्टर जमा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। तो ये हमने ना इस तरह ये M1 की वैल्यू निकाली, M2 की वैल्यू निकाली, फिर इस जगह पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास M3 और M4 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, M1 और M2 को मालूम करना है। तो अगर डायग्राम को जरा छोटा करके देखते हैं जी, M1 और M2 कौन सी जगह है, तो इसको मालूम करना है। ये M1 और M2 है, ये वाली जगह M1 है और M2। एक मिनट इसको जरा बड़ा करके देखते हैं जी, M1 किधर है और M2 किधर है। अच्छा, इसको अगर यहाँ से मैं मिटाऊं तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, हाँ जी ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह M1 है, ये M2 है, तो सबसे पहले हम इसे मालूम करेंगे। ठीक है, M1 M2 किसके बराबर होगा, M3 M4 के बराबर होगा, M3 M4 के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली जगह M1 है, ये M2 है, ये M3 है और ये M4 है। बाद में हम क्या करेंगे, M3 और M2 M4 और M1 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ना सबसे पहले क्या किया, M1 और M2 को सॉल्व किया। ये किस तरह होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये M2 माइनस M1 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोनों के नीचे टू टू है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि बाहर आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। बाकी जो टर्म्स है ना वो इधर लिखी जाएंगे, और जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो C - A, और साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर M4 और M3 को सॉल्व करेंगे इसी तरह, ये हमारे पास आ जाएगा, M4 और M1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा, M3 और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ना मिड पॉइंट थे। मसलन इस तरह करके ना ये डायग्राम बनी हुई थी, तो ये वाला जो पॉइंट था ये M1 था, ये वाला पॉइंट, बल्कि इस जगह पर पॉइंट M1 था। एक मिनट ये देख लेते हैं किस किस जगह पर ये पॉइंट लगे हुए थे, ये M1 M2, फिर M3 M4, फिर M3 और M2 M4 और M1, ये वरना चार साइडें आपने मालूम करनी है। अब जिस टाइम ये चार साइडें आप मालूम करेंगे ना जो किस जगह पर हुई हुई हैं, फिर इन चार साइडों को देख के हमें पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो ये वाली जो दो चीजें वो कह रहे हैं जी इक्वल आई हैं, कि M1 और M2 ये किसके इक्वल है जी, M4 और M3 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये चीज और ये चीज क्या आई है, सेम आई है। फिर इसी तरह
अगर मैं इस चीज को देखूं और इस चीज को देखूं, ये भी क्या है, इक्वल है। जिस तरह दो साइडें इधर इक्वल होती हैं और दो साइडें इधर इक्वल होती हैं, तो M4 M1 ये किसके इक्वल आ गया जी, M3 M2 के इक्वल आ गया। तो इससे ये बात साबित होगी, ये क्या बन गई है जी, पैरेललोग्राम इस तरीके से बन सकती है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये कह रहे हैं, शो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ द diagonals and midpoint of any two opposite sides of quadrilateral consecutively form a parallelogram। अब आपने ना ये डायग्राम के ना ये डायगोनल है, एक डायगोनल ये बना हुआ है और एक डायगोनल ना मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ऊपर यानी कि ये ग्रीन कलर से बनाया, एक रेड कलर से बनाया। अब आपने क्या करना है, इनके मिड पॉइंट लेने हैं। इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये है और इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये। तो आपने डायगोनल के मिड पॉइंट को ना ऑपोजिट साइड पर जो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स के ऊपर कौन कौन सी साइड है जी, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। अब आपने ये जो ऑपोजिट साइड्स है ना, कोई सी भी दो ऑपोजिट साइड, ये वाली दो ले लें या ये वाली दो ले लें, तो इनके ऑपोजिट आप साइड लें ताकि ना ये पैरेललोग्राम बन जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे ऑपोजिट साइड का, एक ये मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है। अब इनको अगर हम आपस में मिलाते हैं ना, तो ये क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। अब इसको हमने नाम दे दिया, ये जी है, ये ई है, ये एच है, ये एफ है। तो आपने क्या क्या मालूम करना होगा, एफ एच मालूम कर लें और जी ई मालूम कर लें। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है, एफ जी, अगर एफ जी किसके इक्वल आ जाए जी, एफ जी बराबर आ जाए जी एच ई के बराबर आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये क्या है जी, पैरेललोग्राम है। तो इसको हम ने ये नाम वगैरह दे लिए। अब आपने सेम इसी तरह इनको ना सॉल्व करना है, मिड पॉइंट जिस तरह निकाले जाते हैं। ये एफ वाला मिड पॉइंट किस तरह निकाला जाएगा, एफ इसके दरमियान में है, ए और डी के दरमियान में है, तो इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर, इसको लिखेंगे बी वेक्टर। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ए वेक्टर जमा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू। इसी तरह ये वाला एक किसके बराबर होगा, बी वेक्टर जमा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू। और अगर इसका हमने मिड निकालना है, तो ये ए है ये सी है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ए वेक्टर जमा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू। और ये वाली जो है डी और बी का दरमियान है, तो इधर हम लिखेंगे जी डी वेक्टर जमा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू। इस तरीके से ना इसके ये पॉइंट्स बनेंगे, ये जो बने हुए हैं। फिर इसके अंदर हमने वो चीजें मालूम करनी है, क्या जी ई, जिस तरह इधर मैंने आपको बताया था कि जी ई किसके बराबर आना चाहिए जी, एफ एच के बराबर आना चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो जो जी ई है वो एफ एच के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये जो इक्वेशंस बन जाएंगी, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये और ये बराबर आ जाएंगे, ये और ये बराबर आ जाएंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गई है जी, पैरेललोग्राम बन गई है। ये कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसने सॉल्व होना था। तो बस ये अब आखिरी मिनट चल रहा है इसके अंदर ना, ये नेक्स्ट हमारा ना कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन नंबर 13 रहता है, 14 रहता है, ये जरा थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। तो ये इंशाल्लाह कल जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे भी क्वेश्चन है इसके, 3 4 मेरा 15 तक हैं। तो कल ये हम कंप्लीट कर लेंगे।